हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ CSIR नेट केमिकल साइंस के टॉपर मिस्टर संतोष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि इन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमें इस इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल संतोष, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर बीइंग अ टॉपर ऑफ एन एग्जाम। इट्स फील्स वेरी ग्रेट। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई इतनी बढ़िया रैंक लाने के लिए, और पूरे के पूरे मैट कैम टीम की तरफ से, पूरे के पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको सबसे पहले बहुत 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 बधाई। और CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सर की रैंक AIR 1 है इन JRF कैटेगरी। तो मतलब LS नहीं, JRF इनकी रैंक 1 है। और आज हम लोग सर से मिलेंगे, सर से काफी सारी बातें करेंगे कि इन्होंने कैसे एग्जाम की तैयारी करी और किस तरीके से इन्होंने क्रैक डाउन किया इस एग्जाम को। फर्स्ट रैंक लाने का मतलब यही होता है कि अब आप उस एग्जाम के बारे में सब कुछ समझ गए हैं। तो इन्होंने कैसे एग्जाम को क्रैक डाउन किया, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। सो संतोष, वेरी वेरी वेलकम टू मैट कैम क्लासेस एंड वेरी वेरी थैंक यू वेलकम सर टू फॉर। आवर यूट्यूब चैनल। और एक बार हम चाहेंगे कि एक बार आप सारे स्टूडेंट्स को अपना एक छोटा सा इंट्रो दें, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब थोड़ा अपने बारे में बताइए ताकि हम समझ पाए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू फॉर इनविटेशन। और मैं संतोष कुमार साहू, उड़ीसा का ब्रह्मपुर शहर में रहने वाला हूँ। और मेरा बीएससी यहाँ पे ही लोकल कॉलेज में ही हुआ है। और उसके बाद मैं आईआईटी जाम क्लियर करके आईआईटी खड़गपुर से एमएससी किया था। और एमएससी पास आउट के बाद मैं CSR JRF भी दिया, और जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। ओके, सो आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं एंड तो कैसे मतलब कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम लोग गोइंग फ्रॉम द डिटेल्स की कैसे एग्जाम किया, क्रैक किया, कैसा लग रहा है? हाउ इट फील्स टू बी अ टॉपर ऑफ एन एग्जाम? कैसा लग रहा है? एग्जाम के रिजल्ट आए हुए 1-2 दिन हो चुके हैं, ये पिछले 1-2 दिन कैसे निकले और कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये 2 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 1 मैं बिलीव नहीं किया था कि कभी होगा करके। हाँ। और मैं मार्क जितना कैलकुलेट किया था उस दिन मुझे लगा था कि शायद 10-15 के अराउंड हो जाएगा। एक रैंक कभी मैं सोचा नहीं था, लेकिन बाद में जब रिजल्ट निकला, रैंक निकला, तभी मैं बिलीव भी नहीं कर पाया कि मेरा रैंक 1 आया हाँ, है। ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना मैंने मेहनत के बाद वो रैंक आया बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने मेहनत तो बहुत करी होगी। और है। एक बार ये बताइए कि आप स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के आधार पर कि आपने जो ये तैयारी थी, ये तैयारी किस तरीके से करी, आपने मैट कैम्प के ऑनलाइन कोर्स को किस तरीके से यूज किया, और साथ ही साथ क्या अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी रखी, क्या किस तरीके से एग्जाम क्रैक किया, और कितने टाइम से आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, और इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया था CSIR नेट का या नहीं? तो थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए कि आपकी क्या पर्सनल स्ट्रेटजी थी CSIR नेट एग्जाम को लेकर। पहले तो मैं मेडकेम क्लासेस का स्टडी मटेरियल जितने सारा थे और जितने सारा ऑनलाइन लाइव वीडियो है वो सब देखा था मैंने। और वही मुझे बहुत सारा उससे बहुत कुछ आइडिया मिल गया कि कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप का स्ट्रैटेजी लेना है। और जी। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बुक भी पढ़ने लगा। और बहुत सारा अच्छा अच्छा बुक पढ़ने लगा। कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते, जैसे क्लेडन, बुक पढ़ते पढ़ते कभी कभी थोड़ा पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो आपका क्लेडन का जो एक सीरीज निकला है, क्लेडन बुक सीरीज, तो वो हाँ। कभी कभी देख लेता था, तो वो अच्छा लगता था। और उसके बाद धीरे धीरे मैं ऑर्गेनिक को ज़्यादा अच्छा लगा क्लेडन पढ़ने के बाद। तो ओके। मैं पहले तो बीएससी में ऑर्गेनिक को बहुत डरता था। और ऑर्गेनिक कैसे करूंगा, कैसे उस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, कैसे स्टेरियो के साथ जब प्रॉब्लम आता है। हाँ हाँ, बीएससी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन CSR नेट में जैसे स्टेरियो प्लस जो न्यूक्लियर सॉरी स्टेरियो के साथ जो ऑर्गेनिक रिएक्शन रहता है, उसका जो कॉम्बिनेशन में कैसे अप्रोच करना है, वो सब मैं धीरे धीरे क्लेडन में पढ़ा। और क्लेडन के साथ धीरे धीरे जब स्टेरियो, GFL ये सब जब पढ़ा, तब धीरे धीरे समझ में लगा। और उसके साथ साथ जब मेड कैम्प क्लासेस का जो असाइनमेंट रहता है, उसका जो क्वेश्चन सीरीज रहता है, वो सब जब किया, और जो भी डाउट आता है तब भी मैं मेड कैम्प सर का, जितने भी सर रहते हैं तीनों लोग, उन लोगों को अप्रोच करता हूँ कि ये सर डाउट है,
तो वो सब क्लियर करते हैं। ये सब एक स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद मैं अगर बोलूंगा कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से, तो मेरा तीनों ही एवरेज था, लेकिन ऑर्गेनिक में मुझे थोड़ा डर लगता था। बेसिकली स्टेरियो के साथ जब रिएक्शन पूछ लेता है, तो वो मैं ज्यादातर वीडियो से, और स्टेरियो केमिस्ट्री बाय डी नासिपुर जो रहता है वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ। और क्लेडन तो मेन मेन तो मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक जिसको भी डर लग रहा है वो क्लेडन पढ़े। अगर क्लेडन भी समझ में नहीं आ रहा है या डर लग रहा है क्लेडन बुक पढ़ने में, तो आपका वीडियो जो क्लेडन सीरीज के ऊपर है वो देख लो। बस उसमें बहुत कुछ आइडिया ऑर्गेनिक से मिल जाता है। और उसके बाद रहा फिजिकल का भी बहुत सारा आप कैलकुलेशन किए, बहुत सारा लेक्चर भी है, और अच्छा अच्छा पढ़ाया भी है। और बुक में अगर फिजिकल को किसी को डर लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि पूरी शर्मा पठानिया एक बुक है, वो बुक को कम से कम पढ़ाई कीजिए। अगर किसी का ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा है, तो उसका जनरली डर लगता है फिजिकल से, तो हाँ। फिजिकल अगर पूरी शर्मा पठानिया अगर पढ़ेगा, और आपका जितने सारा वीडियो क्लास है और जितने सारा मटेरियल और असाइनमेंट जो है वो मेन रहा असाइनमेंट, अगर असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं करेगा तो कभी उसको समझ में नहीं आएगा। तो फिजिकल में जैसे कि गेट में ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछता है, तो उसके लिए क्वेश्चन का अच्छे से पकड़ रहना चाहिए, तो वो असाइनमेंट करना जरूरी होता है। तो वो असाइनमेंट भी करना चाहिए, और बुक और जितने सारा वीडियो आपका है वो भी देख ले तो अच्छा होगा। और भी, और इनऑर्गेनिक के बात करूं तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारा अच्छे अच्छे बुक्स है, जैसे कि कैथरीन हाउसक्रोफ्ट और हमारा हुई बुक है। ये दोनों बुक, और ऑर्गेनोमेटेलिक में अजय कुमार या बीडी गुप्ता, ये दोनों भी अच्छा है। तो ये बुक्स प्रेफर करें। और उसके बाद उससे उससे पहले तो हमारा मेडिकम क्लासेस का जितना स्टडी मटेरियल है वो अगर पढ़ ले तो उसका नेट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर कुछ उसको और भी पढ़ाई करना है, डीप नॉलेज चाहिए, तो वो कभी अगर बुक पढ़े तो बुक भी बहुत सारा अच्छा हेल्प करता है। और उसके साथ साथ बहुत यहाँ पे तो बहुत सारा अच्छे से क्लास में ही समझा देते हैं, तो समझा दिया बुक जाता है, पढ़ने का इतना दिक्कत जरूरत नहीं नहीं पड़ता है। होगा, और या इतना लगता भी नहीं मतलब होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें थोड़ा सा पर्सनल डाउट लग रहा है या डर लग रहा है, तो उसे बुक से रिफर कर लो। क्योंकि बुक से हाँ पढ़ते हो तो जो कॉन्फिडेंस आता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें आपको हाँ। मतलब वो बुक की लैंग्वेज से पढ़कर ज्यादा मजा आता है, तो आप और पढ़िए। कभी कभी एक्चुअली बुक पहले समझ में नहीं आता या बुक का इंटरेस्ट ही नहीं आता एक बुक पढ़ने में, तो हाँ वो अगर कोई टीचर अगर समझा दे थोड़ा, और उसके हाँ बाद जो इंटरेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो हाँ। इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले अगर कोई वीडियो देख ले और हाँ उसके बाद अगर जाके पढ़ाई करे, तो उसमें बहुत डीपली हो जाएगा। हाँ। तो मतलब ये है कि आप पहले क्या करिए कि आप पहले जो भी टॉपिक है, मान लीजिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो आप पहले उस टॉपिक को किसी टीचर की हेल्प से पढ़िए। और उसके बाद अगर उसमें लग रहा है कुछ 19-20 लग रहा है कि यार इस टाइप का क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है, या फिर इस वीडियो में मजा नहीं आया, या फिर मतलब हो सकता है आपके पास अनसेचुरेशन रह जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर आप बुक्स को भी रिफर कर सकते हैं। तो संतोष, ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर इससे पहले भी आपने सीएसआईआर नेट का एग्जाम दिया था? ये एक्चुअली मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, और मेरा सेकंड। फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 रैंक आया था। जी। और मैं सोचा था कि एसपीएम मिलेगा, या 70 रैंक जेआरएफ में आया था। ओके। मैं सोचा था कि एसपीएम मिलेगा तो थोड़ा ज्यादा फेलोशिप अच्छा मिलता है, तो हाँ वो उसके लिए ही मैं फिर से एग्जाम दिया था सीएसआर हाँ। का, और जिसमें रैंक 1 आ गया। तो जैसा कि आपने जून में मैट कैम्प ज्वाइन किया था, तो आप ये हाँ बताइए कि आपने जैसे इस वाले एग्जाम की तैयारी कब से शुरू कर दी थी? जो जनवरी फरवरी में अपना एग्जाम हुआ, इस एग्जाम की तैयारी आपने कब से शुरू कर दी थी? कितने लंबे समय से आप इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, या फिर एग्जाम के साथ साथ क्या आप कुछ और भी तैयारी कर रहे थे? तो ये बताइए, आपने मतलब इस एग्जाम के लिए कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने इस दिन से प्लान बनाना और पढ़ना शुरू कर दिया था? बेसिकली मुझे तो पहले से आइडिया है कि सीएसआर कैसा होता है, किस टाइप का एग्जाम होता है, और मैं ऐसे भी एग्जाम भी दे दिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत पहले से ही केमिस्ट्री के बारे में पता था, और कुछ बहुत बेसिक पता था। तो मैं जनरली ये इस एग्जाम के लिए मैं दिसंबर से ही स्टार्ट किया था, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लास्ट 2 महीना प्लस 15 डेज प्रिपेयर किया आपने था। मतलब 2.5 मंथ्स में पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया आप? रैंक बना, हाँ सर। क्या बात है। एक्चुअली उस टाइम पहले जब सीएसआर का नोटिफिकेशन निकला, उस हाँ, टाइम ही मैं अप्लाई करने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। क्या बात है, पहले तो लेकिन उससे बहुत पहले बहुत मुझे भाई। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। क्या बात है, मतलब आपने 2.5-3 महीने में पढ़ के इतनी अच्छी रैंक लाई। तो अच्छी रैंक आई। यहाँ पर मैं आप सभी को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि सर ने जब पहला एग्जाम दिया तो उनकी रैंक थी 71 जेआरएफ थी। तो इसका मतलब है कि सीएसआईआर नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप पहली बार में
अटेम्प्ट में क्रैक करने की, जैसा इससे पहले हम लोगों ने एक और इंटरव्यू देखा तन्मय सर का, उनकी JRF 12 थी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट को क्रैक कर दिया। सर ने भी 2.5 महीने में पढ़ के रैंक 1 ले आए। तो और लेकिन इन सब लोगों के बीच में एक कॉमन बात हमें क्या सुनने को मिल रही है कि दे वर ऑलरेडी इन केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री फील्ड में पहले से ही थे। तो बेसिक्स क्लियर अगर आपके होंगे तो फिर आप JRF बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप पहले पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़िए, उसे कवर करिए टाइम देकर, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि 3 महीने बाद कोई एग्जाम आने वाला है तो बिल्कुल, क्यों संतोष, अगर 3 महीने बाद कोई एग्जाम आने वाला तो जल्दीबाजी में उस एग्जाम को देने से कोई फायदा नहीं है। आप दिसंबर वाला दीजिए, 1 साल बाद वाला दीजिए, लेकिन पहले सिलेबस को अच्छे समझिए, बेसिक्स को समझिए। आपको अगर GOC का आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे ऑर्गेनिक कर पाएंगे। और जैसा संतोष सर ने स्टार्टिंग में बात बहुत क्लियर बता दी हम लोगों को कि ऑर्गेनिक अगर वीक है तो किन बुक्स को ट्राई करो, इनऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है, जो भी फील्ड में आपको वीकनेस लगती है उसको पहले से ही सर ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया। सो ये बात हम समझ गए कि 3 महीने में एग्जाम को सर ने क्रैक किया। इससे पहले इन्होंने इस एग्जाम को पढ़ रखा था, तो इस वजह से उन्हें रैंक लाने में आसानी हुई। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे यूट्यूब पर स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनका नेट क्लियर नहीं होता, उनका गेट क्लियर नहीं होता, उनका मतलब JRF नहीं, रैंक नहीं ले पाते हैं। कई बार मैंने ये सुना है कि 4-4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब क्या ऐसी कमी रह जाती है स्टूडेंट्स के अंदर, क्या ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए अगर आप नेट JRF निकालना चाहते हैं, गेट निकालना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो क्या ऐसी बात है, क्यों स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं निकलता है? इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करो, क्या कैसे करो, किस तरीके से पढ़ो, मटेरियल को कैसे यूज करो, या फिर किसी भी मटेरियल को आप पढ़ रहे हो उसको कैसे यूज करो, किस तरीके से मतलब क्यों बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर मैं 3 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, आपने भी काफी आप होंगे, नहीं निकलता है। तो एक थोड़ा सा तैयारी के बारे में बात, थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि क्या करना चाहिए सबको। अच्छा, तो मेरा भी बहुत सारे दोस्त भी है जो कि जिन लोग वो भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन नेट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मैं बोलूंगा कि पहले तो इसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल क्लासेस में बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, तो वो जो भी बेसिक पढ़ा रहे हैं वो सब पूरा क्लियर, मतलब वो सब ऑनलाइन लाइव जितना भी क्लास है पहले वो लाइव लेक्चर देखिए, उसके बाद बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद कोई बुक लीजिए, बुक में थोड़ा पढ़िए। उसके बाद मेन ये है कि प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस अगर रह गया तो वो क्लियर नहीं कर पाता है, वो एक मेन प्रॉब्लम है। और मैं बोलूंगा कि पहले तो बेसिक क्लियर कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्प करता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आपने जो इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपने कहाँ से, मतलब क्या, कैसे कैसे, किन किन सोर्सेज से प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस आपने कैसे करी, मतलब क्वेश्चंस की? तो मैं जब MSc में था तो मैं मेडिकल क्लासेस का ये असाइनमेंट जितना था, जितने सारे वो देते थे वो सब करता था। और उसके बाद अभी मेडिकल क्लासेस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, वो टेस्ट सीरीज मुझे बहुत हेल्प किया इस रैंक को लाने में। तो मैं बोलूंगा कि अगर असाइनमेंट मिल रहा है कहीं पे तो वो असाइनमेंट कीजिए अच्छे से, और उसको जैसे एग्जाम में जैसे दिया जाता है उस टाइप का सोच के भी कीजिए, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइम लिमिट लेके आप अगर कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। अगर स्टॉप वॉच लगा के आप देख रहे हैं कि ये कितना टाइम में कर रहा हूँ, वो अगर कर रहे हैं तो और भी अच्छा है असाइनमेंट। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, जैसे कि मैं मेडकैम क्लासेस का अभी भी हमारा मिनी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन फ्री में है, वो भी दे सकते हैं। तो ये जस्ट एक डेमो है, लेकिन आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कोई ना कोई एक आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, अच्छे असाइनमेंट होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं, इससे तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही। और इसके बाद अगला जो बहुत जैसा आपने अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि भाई मतलब अगर आप देखो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, बेसिक्स क्लियर करो, इसके बाद फिर असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज की हेल्प से प्रैक्टिस करो, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा एग्जाम को क्रैक करना। चलिए, ये बात सही रही। अब बात करते हैं संतोष एग्जाम की, कि एग्जाम को मैनेज कैसे किया आपने, आपने एग्जाम को कैसे दिया? देखिए, इसके बारे में बहुत आता है, लास्ट डे स्ट्रेटजी, 2 डेज स्ट्रेटजी, 5 डेज स्ट्रेटजी, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। तो हमने अभी तक बहुत सारे टीचर्स से सुना है कि एक आखिरी दिन ऐसे करना, इस दिन ये करना, इस दिन ये करना। तो आज यूट्यूब के सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि CSIR नेट के टॉपर ने किस तरीके से
एग्जाम दिया था, आपका एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या था कि आपने किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम? एक्चुअली मैं बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी अपना खुद बनाइए, आपने का आप खुद बनाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बनाया कि मैं जितने सारे टेस्ट सीरीज दिया उसको बहुत सारा डिफरेंट स्टाइल में किया। जैसे कि पहले कभी कभी पार्ट सी करता था, कभी पार्ट बी करता था, उसके बाद कभी कभी पार्ट ए से स्टार्ट करता था। तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल में दीजिए, जो स्टाइल में आपको लगता है कि ये स्टाइल में आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम अच्छे से मिलता है, तो वो हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा बात बोलूँ, तो मैं जब फास्ट वाला दिया था तो उसमें मैं किया था, पार्ट सी से स्टार्ट किया था फास्ट वाला नेट में। पार्ट सी में किया तो पार्ट सी में करते 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 मेरा कैसे पता नहीं 145 मिनट चला गया था। तो ओके, क्योंकि इतना सारा ज्यादा 145 क्वेश्चन रहता है, मिनट्स, मतलब 180 मिनट्स में 145 1 आवर 145 45 मिनट्स। मिनट्स हाँ, क्योंकि इतने सारा क्वेश्चन था और उसमें से मुझे 25 क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करूं वो उसमें हाँ, प्रॉब्लम हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी, ये ऐसे ही डुबाता हाँ, है सेक्शन सी। और ऐसे ऐसा ये था, प्रॉब्लम ये हुआ था क्योंकि बहुत कुछ आता था और उसमें ये भी कंफ्यूज हो गया था कि ये ठीक है या वो ठीक है, ये ठीक क्योंकि है या बहुत वो सारा ठीक ऐसे था। हाँ, है? और हाँ, बहुत सारा कैलकुलेशन में कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता था, तो कैलकुलेशन को बहुत बार, 2 बार 3 बार ऐसे करना रहता था मेरा। हाँ, तो वो हिसाब से वो मेरा ज्यादा टाइम ले गया पार्ट सी में। तो उसके बाद में पार्ट बी में जब आया क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, टाइम पार्ट ही ए तो नहीं देखा ही मिला, नहीं था उसका। टाइम ही नहीं हाँ, मिला। तो ये प्रॉब्लम हुआ था फास्ट बार। तो और उस फास्ट बार का ये प्रॉब्लम मेरा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं नेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था, टेस्ट सीरीज क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करके मैं चला गया था। ओके और इस बार इसलिए ही मैं सोचा कि एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूँ, और मैं अपना खुद का स्ट्रैटेजी खुद बनाया था। जैसे ओके कि मैं बहुत बार फास्ट बार में जैसे कि 10 टेस्ट सीरीज दिया, 10 मेजर टेस्ट सीरीज। तो उसमें से एक में फर्स्ट सीरीज में पार्ट ए से स्टार्ट किया, ओके सेकंड में पार्ट बी से स्टार्ट किया, और ओके पार्ट बी में भी कुछ कुछ टाइम, हाफ एन आवर दिया, उसके बाद पार्ट सी दिया। इसी टाइप का मैं 10 एग्जाम देने के बाद मैं खुद स्ट्रैटेजी बनाया था। तो मैं बोलूंगा कि सभी लोगों को आप आपका स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, और अब वो खुद तभी बनाएगा अब जब बहुत सारे टेस्ट सीरीज देंगे। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो अपना स्ट्रैटेजी आप खुद डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा टेस्ट सीरीज में मैं ये स्ट्रैटेजी लाया था कि पहले हाफ एन आवर में पार्ट बी का जितना आता है मुझे, पार्ट पार्ट बी बी का का। हाँ, पार्ट बी तो एक बार ये इजी रहता ध्यान है। से सुनना, ये मुझे सबसे अलग स्ट्रेटजी लग रही है, और टॉपर हमेशा हाँ, कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो इस बात को सब लोग तो ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम कैसे दिया तो था। हाँ, तो मैं ये बहुत सारा टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे ये लगा था कि मैं ये करूंगा करके। तो मैं ये लाया था कि पार्ट बी का पहले स्टार्ट किया था 30 मिनट में। जितना इजी क्वेश्चन आता है जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इजी इजी है, देखते देखते ही वो आ जाएगा। और पार्ट बी में तो बहुत इजी आता है, पार्ट सी में हाँ बहुत बिल्कुल, कैलकुलेशन एकदम रहता है या आ थिंकिंग जाता है रहता ऐसे है। ही। हाँ हाँ ठीक है, तो 30 मिनट में पार्ट बी में जितना मुझे आता है इजी इजी, वो 30 मिनट में मैं कर लेता हूँ। हाँ ओके उसके बाद जाऊंगा पार्ट सी। पार्ट सी में पूरा 1 आवर देता हूँ, मैं पूरा 1 आवर पूरा क्वेश्चन देखता हूँ उसका। और ऐसा नहीं है कि मैंने 1 आवर ही दे रहा हूँ और थोड़ा क्वेश्चन देख रहा हूँ, पूरा 60 क्वेश्चन देख रहा हूँ 1 आवर में। जैसे कि अगर कोई लग रहा है मुझे कि ये एग्जाम मैंने ये क्वेश्चन में कर सकता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको मार्क पर रिव्यू लिख के फिर चला जाता था। तो 60 क्वेश्चन जो है मैं 1 आवर में देख लेता हूँ या कर लेता हूँ, उसमें जितना सारा मैक्सिमम हो सकता है कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं पार्ट ए क्यों आता हूँ, क्योंकि जनरली मैं देखा हूँ कि पार्ट ए में इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइम की वजह से और मेंटली अगर कोई पार्ट ए को लास्ट में रखता है तो कभी कभी क्या होता है, मेंटली वो इतना काम भी नहीं करता, मतलब मेंटल फंक्शन नहीं करता है। लास्ट पार्ट में ए के लिए इतना कुछ काम नहीं सोचना करता। चाहिए। हाँ, हाँ, पार्ट ए के लिए कुछ सोचना चाहिए, और जो कि और उसमें मैथ रहता है तो थोड़ा सोचना चाहिए, मैंने मेंटली थोड़ा काम होगा। तो वो अगर लास्ट में आप ट्राई करेंगे तो वो नहीं होता है, तो मैं इसलिए उसको बीच में रखा था। पार्ट सी के बाद फिर पार्ट ए करूंगा, जितना हो सकता है मुझे आता है वो हाँ। करूंगा। और मैं पार्ट ए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैं बोलूंगा अगर किसी को हाँ, प्रिपेयर करना है मतलब तो वो भी 30 कर में से सकता है। आप 10 और नंबर 15 नंबर तो ला सकते आराम हैं। से 10-15 मार्क आ जाता है उसमें। तो हाँ अगर आप वो बीच में ट्राई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ओके। क्योंकि मैं जितना ये देख के टेस्ट सीरीज देख के मुझे लगा कि अगर मैं लास्ट में करता हूँ तो पार्ट ए को मेरा माइंड इतना पकड़ नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। गुड। तो क्योंकि टाइम टाइम जा रहा है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये क्वेश्चन में मुझे ये कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाएगा और मेरा टाइम चल जाएगा। तो मैं ये सोच के मैं सोचा था कि पार्ट ए को बीच में रखूंगा। फिर और जितने सारा जो पार्ट बी में जो जो नहीं कर पाया था, मैंने कैलकुलेशन की वजह से मार्क पर रिव्यू रखा था, फिर उसको करता था। फिर तो पार्ट सी मतलब में आपने पहले आधे लास्ट में घंटे आता में था। सेक्शन बी, उसके अगले 1 घंटे में सेक्शन सी,
उसके बाद सेक्शन ए को कितना पार्ट टाइम ए, दिया था आपने? सेक्शन पार्ट ए ए को हाफ एन आवर, हाफ सेक्शन आवर, ए को हाफ एन आवर, मतलब आपने फिर 2 उसके बाद आवर। जो 1 आवर रहता है पूरा। हाँ, हाँ लास्ट लास्ट के 1 आवर में फिर आपने वो सारे क्वेश्चन देखना शुरू किए जिनको आपने हाँ। मार्क फॉर रिव्यू कर रखा तो था। हाँ, मैंने मेरा ये स्ट्रेटेजी था, फर्स्ट 2 आवर में जितना आप मैक्सिमम ला सकते हैं वो पूरा कर दीजिए। फिर लास्ट 1 आवर में जो जो आपको डाउट लग रहा है या कुछ उसमें कैलकुलेटेड पार्ट है जो कि आप कर सकते हैं, तो वो कर। तो बिल्कुल जैसा कि सर बता रहे हैं हमें कि देखिए पहले आधे घंटे में सेक्शन बी, और उसके अगले 1 घंटे में सेक्शन सी, और उसके बाद अगले आधे घंटे में सेक्शन बी, और उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में आप जो आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन कर रखे थे वो। और एक बात और क्लियरली हमें ये बात समझ में आ गई कि पहले आप बहुत सारे टेस्ट दीजिए और अपने आप को समझिए कि आप किस में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। सो दैट इज द स्ट्रेटजी एंड दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट सजेशन फ्रॉम संतोष सर। So thanks for sharing your personal strategy for the exam। और इसके बाद प्रैक्टिस की बात हो गई, अब एग्जाम की बात हो गई। अब स्टूडेंट्स को आप क्या लास्ट 1 मिनट में कहना चाहेंगे कि आप जब भी तैयारी करो तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस हाँ, करो। ये बात आपने एक बार बोली थी तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। और आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान है संतोष? अब इसके आगे आपने क्या सोचा है? सीएसआईआर नेट में तो एक्चुअल आपने में। मतलब पूरे ऑल ओवर हाँ इंडिया का नाम कर दिया है। अब इसके आगे क्या संतोष, ऑल हाँ हाँ। एज अ टॉपर, मतलब सीएसआईआर नेट का टॉपर क्या सोचता है कि आगे आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं? और जैसा कि अभी किसी को आपने इस वीडियो में नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि सर ने ऑलरेडी पीएचडी भी ज्वाइन करी थी, और पीएचडी ज्वाइन करने के बाद उससे पीएचडी में किसी रीजन की वजह से पीएचडी उन्होंने छोड़ दी। तो आगे का क्या प्लान है संतोष आपका? आगे का अभी तो यही प्लान है कि मुझे एक्चुअली दो ही चीज चाहिए, एक है रिसर्च और उसके साथ साथ टीचिंग। ओके। तो मैं फिर अभी बार्क में अपेयर करूंगा, बार्क एग्जाम अपेयर करूंगा और उसका इंटरव्यू दूंगा। अगर वो भी हुआ तो वो भी एज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करूंगा, एज ए रिसर्च फील्ड में इंडिया का। ओके। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर पीएचडी अच्छी जगह से ज्वाइन करूंगा और फिर रिसर्च करूंगा, और उसके बाद पीएचडी पोस्ट करके मैं, एक्चुअली मुझे यही चाहिए, एक रिसर्च या उसके तो साथ आप टीचिंग रिसर्च करना दोनों। चाहते हैं या तो फिर आप चाहते हैं टू बी अ गुड टीचर, राइट? तो यस। अब चलिए, आपको अब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको हाथों हाथ ऐसे बैठा लिया जाएगा कि सर प्लीज हमारे यहाँ से पीएचडी कर लीजिए। सो आपको अच्छे हाँ से अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एंड संतोष, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम, एंड वी ऑल आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपने हमें टाइम निकाल कर इतने सारे क्वेश्चंस का हमारे जवाब दिया। और आप ये जो अपना जो सिलेक्शन का श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे लास्ट में, कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर होता है कि हमें पता होता है कि यार हम अगर जिंदगी में कुछ करेंगे तो कुछ लोग हमारे जिंदगी में होते हैं जिन्हें हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो मैं भी आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हूँ, मैं भी आपके फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हूँ, मैं भी आपके कॉलेज टीचर्स ये वीडियो देख रहे हूँ, मैं भी जहाँ से आप पढ़े हैं वहां के प्रोफेसर ये वीडियो देख रहे हूँ। तो किसे आप इस कामयाबी का श्रेय देना चाहोगे संतोष? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैंक का क्रेडिट तो मेडकेम क्लासेस का होल फैमिली को जाएगा। थैंक और यू सो उसके मच। बाद, थैंक यू, और उसके बाद मेरे जितने मेरे फादर एंड मदर जो माँ बाप है उनको जाएगा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट किए थे कि वो मुझे बोले कि तुम पढ़ाई करो, अभी जॉब मत करो। तो वो मुझे सपोर्ट किए थे इसकी वजह से। और उसके बाद मेरा जितने सारा बीएससी का जितने सारा फ्रेंड थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एग्जाम के लिए बोले थे कि जाम ऐसा होता है और ये सब है। तो उसके बाद मैं जाम प्रिपेयर किया था। और बहुत सारे मुझे केजी आईआईटी खड़गपुर में भी बहुत सारा फ्रेंड मुझे हेल्प किए थे, बहुत सारा डाउट सॉल्विंग वो मुझे किए, मेरा किए थे, तो मैं उनको भी ये क्रेडिट देना चाहूंगा। और लास्ट में ये भी बोलूंगा कि यूट्यूब में भी बहुत सारे जो केमिस्ट्री का टीचर है उनको भी ये क्रेडिट जाता है। और मेरे लाइफ में जितने सारे केमिस्ट्री का टीचर है उन सभी को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो मुझे केमिस्ट्री सिखाए, इसीलिए मैं केमिस्ट्री बीएससी में लिया। और वो केमिस्ट्री को मैं एज ए सब्जेक्ट और एज ए लाइफ बना रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल मुझे 11th 12th में केमिस्ट्री ही अच्छे से पढ़ाया गया, मैं भी। तो मैं उनको भी ये क्रेडिट देना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सर। जैसा कि हमारी ये पॉलिसी है, मैट कैम जो भी टॉपर्स आते हैं उनको रिवॉर्ड्स देती है, तो हम बता देते हैं कि मैट कैम क्लासेस की तरफ से सर को 1 लाख का एक छोटा सा गिफ्ट दिया गया है। तो सर क्या प्लान है, उसको कैसे खर्चा करने वाले हो? कहीं घूमने जाने का प्लान है या फिर मतलब क्या कुछ कुछ क्या प्लान है आपका, रिवॉर्ड्स को नहीं, कैसे यूज? इसका तो ऐसे ज्यादा कुछ प्लान नहीं है। एक्चुअली मेरा एक लोन है, ओ, एजुकेशन लोन लिया था केजीबी में ज्वाइन करने टाइम।
तो वो Okay. मैं सोच रहा हूँ कि उसको ये कर पेमेंट कर दूँ। ओके ओके, वो आप देखिए, आप वो लोन दे दीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा हाँ कहीं घूमिए, थोड़ा सा कुछ पर्सनल हाँ जरूर हाँ एंजॉय करिएगा, और उसके लिए हम अलग से आपको रिवॉर्ड दे देंगे। बट प्लीज डू एंजॉय, एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप को पर्सनल टाइम दीजिए, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लगातार बहुत लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना संतोष, और थोड़ा एंजॉय हाँ जरूर करना। और मैं आपसे फिर इसके बाद, इंटरव्यू के बाद भी लगातार कांटेक्ट में रहूंगा, और हम एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं आप सभी, आपके लिए। एंड मैं थैंक यू। सारे के सारे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को जरूर कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेट करना। ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एंड गॉड ब्लेस यू संतोष। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग सर। अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।